हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर, आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आई हूं। इससे पहले मैं 150 क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूं थर्ड सीरीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 20 मिनट में आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराती हूं, तो वो जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो पिछले 150 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है 1, 2, 3 पार्ट आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वरना वीडियो पूरी होने के बाद देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो सिर्फ हरियाणा के एग्जाम्स में ही नहीं, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे एग्जाम्स से मैंने कलेक्ट करके आपके सामने लेके आई हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं है, कई कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है। तो इनमें से बताना है देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताने के बाद 5 सेकंड्स का टाइम दूंगी ताकि आप फटाफट से अपने मन में आंसर सोच सके और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सके, और आपको पता भी चल जाए कि आपको कितना आता है और प्रीवियस ईयर के आपके कितने तैयारी है और कितना कुछ आपको एनिमल हस्बेंड्री आती है। तो चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कौन से राज्य में होती है। इनमें से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। चलिए, टाइम अप होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। देखिए, अगर लग रहा है कि स्पीड में हो रहा है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं या आप इजीली क्वेश्चंस को ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन? जल्दी से बताइए, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। रबी और खरीफ की फसल रिलेटेड एक नया क्वेश्चन तो आ ही जाता है और सभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन खरीफ की फसल है, जबकि जो बाकी सारी फसलें हैं, मसूर, अलसी, सरसों, ये सारी कौन सी है? रबी की फसलें हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 154 क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स किस अनाज में पाया जाता है? तो जल्दी से सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इनमें से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस अनाज में पाया जाता है। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा मक्का। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, यानी कि गेहूं, चावल और ज्वार से भी ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मक्का में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? उपभोक्ता यानी कि कौन सबसे ज़्यादा दालें यूज़ करता है, उपभोग करता है उसका। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। भारत, रूस, चीन या यूएसए? सबसे ज़्यादा उपभोग कौन सा राष्ट्र करता है दालों का? दलहन यानी कि दाल। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर है भारत। भारत दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा दाल का जो यूज़ करता है वो भारत करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के, एचएसएससी के, रेलवे के मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर दीजिए जल्दी से। क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट या चाय? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू में जब उसको सुखाते हैं, उसकी पत्तियां निकालते हैं, तो उसमें क्यूरिंग भी एक प्रोसेस होता है। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो गन्ने का रस निकाला जाता है, उसमें बाद में वो जो कचरा सा बच जाता है, वो वाइट कलर का, उसको पूछा गया है कि उसको क्या कहते हैं इनमें से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या कहते हैं उसको? जूस निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है वाइट, उसको क्या कहते हैं? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ब्रिक्स। जो वो पीछे वाइट कलर का बच जाता है जूस निकालने के बाद, उसको ब्रिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? इनमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस में पाई जाती है आयरन की सर्वाधिक मात्रा? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सेब। इनमें से सर्वाधिक आयरन की मात्रा सेब में पाई जाती है। और यदि विटामिन सी पूछा जाए तो किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और लीची है, लीची को क्या कहते हैं? फलों की रानी कहते हैं। फलों की रानी लीची, फलों का राजा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? थायमिन विटामिन बी का ही एक रूप होता है। तो थायमिन की सर्वाधिक मात्रा कौन से फल में होती है? इनमें से जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर है काजू। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा काजू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा फूल उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? इनमें से कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा फूल प्रोड्यूस होते हैं इनमें से? तो चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है इनमें से? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो सेब उत्पादक शीर्ष राज्य जम्मू कश्मीर है। बहुत से बच्चे इसका आंसर हिमाचल प्रदेश मार्क कर देते हैं, जबकि सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो याद रखना है, सेब उत्पादक सर्वाधिक शीर्ष राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? देखिए, अब ये एचएससी के जो और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज है, इसकी खत्म होते ही मैं आपको अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूंगी। जैसे कि कोई भी चैप्टर उठा लूंगी और उसमें से क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको सारी की सारी थ्योरी भी कंप्लीट करा दूंगी। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? थाईलैंड। तो थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। कुफरी किस फसल की किस्म है? किस्मों से रिलेटेड मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि सारे के सारे चैप्टर वाइज अब मैं उठाऊंगी और चैप्टर वाइज उठा के आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में कंप्लीट थ्योरी करा दूंगी। ठीक है, थ्योरी की फॉर्म में बहुत से बच्चे कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ें थ्योरी करने के बाद उनको याद नहीं रहती है बाद में। अगर वो क्वेश्चंस की फॉर्म में उस चीज़ को करते हैं तो उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें रहती हैं। तो मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगी। अगर आपको सारी की सारी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में ही चाहिए कि मैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या थ्योरी ही आपको करनी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपके अकॉर्डिंग आएगी। बच्चों की ज़्यादा प्रायोरिटी जो होगी मैं उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है या फिर उसी थ्योरी को मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कराऊं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आप चाहे तो बता देना, जैसे भी पहले थ्योरी भी करा दूंगी, बाद में क्वेश्चंस भी, जिस अकॉर्डिंग आपको करना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कुफरी आलू की किस्म है, मैं आपको बता चुकी हूँ। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो चाय का जन्म स्थान कहाँ है इनमें से? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, ये सिर्फ 20 मिनट के वीडियो है और इसमें मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और साथ में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चीन। यानी कि चीन जो शुरू में उत्पादित हुई थी, वो चाय चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? ये जितने भी चीज़ें हैं आपको जो मेन सी है उनका याद रखना है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो कहाँ से उत्पादित होने स्टार्ट हुई थी। तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है इनमें से? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। सूर्यमुखी का जन्म स्थान उत्तरी अमेरिका है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 166 क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? यानी कि फ्रूट पार्ट है उसका, यानी कि जड़, कंदमूल इस टाइप का कुछ नहीं है, पौधे का फल भाग है, वो फ्रूट से प्राप्त होता है। तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर होगा सौंफ। जो सौंफ है ना, वो पौधे का फल भाग है। जबकि सदाबहार तो आपको पता है उस पर फ्लावर्स वगैरह लगते हैं। शतावर क्या होती है? जड़ होती है, जड़ से हमें शतावर मिलती है। ओके, तो फल भाग इनमें से बस सौंफ ही है। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? यानी कि लहसुन में जो स्मेल आती है ना, तीखी, वो तेज वाली, वो किस वजह से आती है? इनमें से कौन से यौगिक के कारण आती है? क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रोमो यौगिक? जल्दी से आंसर बताइए।
देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब भी किसी चीज़ में कोई तीखी गंध आती है ना, ज़्यादातर लहसुन में, प्याज में, वो सल्फर यौगिक के कारण ही आती है। प्याज में से जो आंसू निकलते हैं वो भी डाई सल्फाइड अम्ल के कारण निकलते हैं, तो इसका आंसर होगा सल्फर यौगिक। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि जो शहद है वो मीठा किस वजह से होता है, उसमें कौन से टाइप की शुगर पाई जाती है इनमें से? तो जल्दी से बताइए कौन से टाइप की शुगर पाई जाती है इनमें से। चलिए मैं बता देती हूँ, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर लग रहा है कि आपको स्पीड में हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज पाई जाती है ज़्यादातर शहद में। और फ्रूट्स में कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है ज़्यादातर। और जो नॉर्मल हम चीनी घर में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। राष्ट्रीय दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब एनिमल हस्बेंड्री है तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जल्दी से बताइए। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, इसका क्या आंसर है? पहले नंबर पर, यानी कि जो भारत है वो प्रथम स्थान पर है दूध उत्पादन में। सभी कंट्रीज में भारत का नंबर पहले नंबर पर आता है। इंडिया टॉप कंट्री है दुग्ध उत्पादन में, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन इंडिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था खाद्य संस्थान है वो कहाँ अवस्थित है, तो वो कहाँ अवस्थित था? मैसूर में अवस्थित था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी। ऐसे ही भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है इनमें से? तो इसका आंसर होगा बरेली। बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान। जितने भी अनुसंधान है मेन तो आपको याद रखने हैं, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, और खासकर ये तो है ही, वैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं तो है ऑब्वियस इंपॉर्टेंट ही हैं सारे के सारे। गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो जल्दी से बताइए, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड योजनाएं हरियाणा सरकार ने घोषित की थी उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एंड में। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा 20 से 25 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सम्राट किसकी प्रजाति है? तो पंच सम्राट किसकी प्रजाति है? जल्दी से बताइए किसकी प्रजाति है पंच सम्राट? अब देखिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? पहले तो आंसर बताती हूँ, बैंगन होगा। अब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो सम्राट होता था, राजा होता था, वो क्या पहनता था? सर पर ताज पहनता था, कुछ क्राउन टाइप पहनता था। और जो बैंगन होता है उसके भी ऊपर आपको पता है कुछ क्राउन टाइप सा होता है, ऊपर सर पे ताज टाइप होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पंच सम्राट बैंगन की प्रजाति है। मोजरेला पनीर अधिमानतः किसके दूध से बनता है? तो मोजरेला पनीर होता है, इसमें से किसके दूध से बनता है ज़्यादातर? गाय के, भैंस से, बकरी या ऊँटनी, किसके दूध से बनता है? पता होना चाहिए ये आपको, क्योंकि इस पनीर को तो ज़्यादातर लोग खरीदते भी हैं और कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा डिशेज में होता है ये यूज़, सिर्फ सब्जियों में नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? भैंस से। मोजरेला पनीर अधिमानतः भैंस के दूध से बनाया जाता है। भैंस की औसत गर्भावधि कितनी होती है, यानी कि कितने टाइम, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? बताइए जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जो भैंस की औसत गर्भावधि होती है वो लगभग 310 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताइए मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एपीकल्चर? मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करा के कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री करा दूंगी। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको करा ही दूंगी, साथ में जो थ्योरी होगी चैप्टर वाइज हर चीज़ मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। और क्वेश्चन की फॉर्म में करना है सारे के सारे चैप्टर या थ्योरी की फॉर्म में, वो आपके ऊपर है, आप जैसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैसे ही हो जाएगा। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? आपको सारी की सारी किस्में पता होनी चाहिए, स्पेशली जो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, सरसों है, आम है, मेन फ्रूट्स है, मेन अनाज है, सबकी पता होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है इनमें से? चलिए इसका आंसर होगा क्रांति। जो क्रांति है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है। और सुजाता, सोनालिका, कंचन, ये सारी गेहूं की प्रजातियां हैं।
जाफरबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो जाफरबादी भैंस बताना आपको कौन सी स्टेट में पाई जाती है इनमें से। तो जाफरबादी भैंस ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात में जाफरबादी भैंस पाई जाती है। आपको याद रखना है ये भी, जो मेन भैंस की किस्में हैं, जैसे मुर्रा ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जाफरबादी ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, साहिवाल कहाँ पाई जाती है, ये जो मेन जो किस्में हैं भैंस की, गाय की, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। भेड़ ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में भेड़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये कंट्रीज़ भी आपको याद रखनी है। पशु प्लेग का क्या कारण है? तो पशु प्लेग का क्या कारण? इनमें से जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और विषाणु क्या होते हैं? वायरस होते हैं। तो पशु प्लेग किसके कारण होता है? विषाणु की वजह से। तो पशु प्लेग का क्या कारण है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा पटसन। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो गाय के दूध का रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से थोड़ा पीला होता है। और भैंस के दूध का रंग किस वजह से वैसा दिखता है, वाइट कलर का? भैंस के दूध में क्या होता है? केसीन होता है। पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं कि भैंस के दूध में क्या होता है? केसीन होता है, उसके कारण। और जो गाय होती है उसके दूध में क्या होता है? कैरोटीन होता है। ये याद रखने हैं आपको, पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? यानी कि जो दूध वगैरह निकालते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से ज़्यादातर? तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? ऑक्सीटोसिन। एक हॉर्मोन्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपके स्पेशली। पौधों में कौन वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, फल वगैरह किस हार्मोन की वजह से लगते हैं, इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी। साइंस का टॉपिक है ये, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है, उसका स्थिरीकरण करती है? तो आपको पता है कौन सी होती हैं वो? जो दलहन फसलें होती हैं वो होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें से? आप इजीली पहचान सकते हैं, मटर होगा, क्योंकि जो लेग्यूमिनस फसलें होती हैं वही जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसका स्थिरीकरण करती है। तो जब भी किसी भी लेग्यूमिनस फसल की बात आ जाए और नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक उस लेग्यूमिनस फसल को मार्क कर सकते हैं। कृषि की शाखा जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है। तो इनमें से कौन सी कृषि की वह शाखा है जो दूध और उससे के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको मैनेज करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना कब शुरू हुई? अब देखिए यहाँ से फसलों की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, फसलों के क्वेश्चंस है। अब मैं आपको यहाँ पर जितनी भी योजनाएं होंगी, योजनाओं की डेट, योजनाओं से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी दूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर बार पेपर में एक ना एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो और साथ में डेट भी आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में सितंबर में पेपर हुए थे जो बिजली विभाग के, उसमें डेट वाइज पूछे गए थे सन, तो आपको याद रखने ही है, डेट भी साथ में याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा 15 सितंबर 2018। 15 सितंबर 2018 से मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ही जीवन योजना लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो जल ही जीवन योजना लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और जल ही जीवन योजना क्या है? इसमें क्या है कि जल संरक्षण के लिए मक्का और अरहर की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और यह लगभग 8 खंडों में लागू की गई है ताकि पानी बच सके। इसलिए ज़्यादातर जो मोटे अनाज होंगे ना उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उगाने के लिए। इसे जल ही जीवन योजना का नाम दिया गया है और हरियाणा लागू करने वाला ये ऐसा पहला राज्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? देखो मैं जितनी भी बात बता रही हूँ, मैंने जैसे अभी आपको डेट बताई थी, डेट और महीना और साथ में सन, तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में पूछी जा रही है डेट भी, और उसके साथ ही जो उसकी डिटेल है वो भी याद रखनी है, जैसे कि उस योजना का मकसद क्या है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि ये योजना किस चीज़ से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाल रखा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है।
सम्मान निधि योजना का क्या उद्देश्य है? तो सम्मान निधि योजना का इनमें से क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा किसानों की आय दोगुनी करना। जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, उसने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और इसका शुभारंभ सीएम यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने महेंद्रगढ़ में 24 फरवरी 2019 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय आहार योजना कब शुरू हुई? अब अंत्योदय आहार योजना के बारे में तो सबको पता ही होगा, इसके बारे में तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को डेट याद नहीं रहती है, इसलिए मैंने डेट से रिलेटेड क्वेश्चन डाला है इसका। तो जल्दी से बताइए, अंत्योदय आहार योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 2016। जो अंत्योदय आहार योजना है कब शुरू हुई थी? 1 नवंबर 2016 को। डेट भी याद रखनी है। जितनी भी योजनाएं हैं ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, मैंने डाली हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो एक जगह पर नोट भी कर सकते हैं, वरना जो टेलीग्राम लिंक है उस पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। विश्व औषधीय वन परियोजना के तहत दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है? तो विश्व औषधीय वन परियोजना के तहत दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है? पंचकुला में। ये दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट होगा और 19 दिसंबर 2018 को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मोरनी क्षेत्र में हरियाणा वन विभाग और पतंजलि योगपीठ के सहयोग से विश्व औषधीय वन परियोजना की स्थापना की है और पंचकुला में ही पहला हर्बल फॉरेस्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई? तो पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा 29 जुलाई 2016। 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू हुई। सन और डेट दोनों याद रखने हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अब देखिए, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था जब मैंने आपको योजना के बारे में बताया था। तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सन 2022 तक। ओके, 2022 तक सन आपको याद रखना है। और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस योजना के तहत रखा गया है अगर ये पूछा जाए तो कौन सी योजना, क्या नाम था उसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, वर्ष भर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के लिए उत्पादक उपभोक्ता के बीच बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए कौन से ऑपरेशन की घोषणा हुई? यानी कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पूरे साल इस्तेमाल होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है। पूरे साल इस्तेमाल होती है वो, लेकिन जो पैदावार होती है उनकी सिर्फ कुछ मौसम में ही होती है, कुछ सीजन्स में होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम तैयार की है जिससे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बेहतर कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है हमें क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत इसमें क्या होगा कि जो सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, आलू, ऐसी सब्जियां जो साल भर इस्तेमाल होती है लेकिन उत्पादन सिर्फ मौसमी आधार पर होता है, उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बनाने की घोषणा हुई थी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, ओके, और ऊपर से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिसार। जो हिसार जिले में नारनौंद है जो जगह है, वहाँ पर मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। नारनौंद भी आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा हिसार की जगह नारनौंद आए तो नारनौंद मार्क करना है। किसान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? तो किसान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। इसमें लगभग 2,000 रुपये की किस्त जो अकाउंट होगा किसानों का उसमें ट्रांसफ़र की जाएगी। और पहली किस्त कब से स्टार्ट हुई? 1 दिसंबर 2018 से पहली किस्त स्टार्ट हुई। किसान निधि योजना में 6,000 रुपये की किस्त दी जा रही है। और एक और थी सम्मान निधि योजना, उसमें किसानों की आय दुगनी करने का वादा है। तो दोनों में फ़र्क है, एक सम्मान निधि योजना और एक किसान निधि योजना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जल ही जीवन योजना के तहत किस अनाज की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो जल ही जीवन योजना के तहत किस अनाज की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा? पीछे मैंने आपको बताया था, तो जब डेट बताई आपको, अगर किसी ने मेरी एक एक बात ध्यान से सुनी होगी तो वो इसका आंसर इजीली सोच पाएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा मक्का और अरहर। मैंने आपको बताया था जल ही जीवन योजना के तहत जल के संरक्षण के लिए
जो मोटे अनाज हो गए उनकी खेती पर जोर दिया जाएगा और इसमें जल संरक्षण, मक्का और अरहर की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा जल संरक्षण के लिए। विश्व औषधीय वन परियोजना का लोकार्पण हरियाणा के सीएम ने कब किया? मैंने बताया था विश्व औषधीय वन परियोजना के बारे में, और जिसके तहत जो दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट भी बन रहा है पंचकुला में, ये वही परियोजना है। तो सीएम जो हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने इस परियोजना का लोकार्पण किस डेट को किया? मैंने आपको बोला था डेट भी याद रखनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 19 दिसंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है? अब वो क्या था? वो पहला हर्बल पार्क था, हर्बल फॉरेस्ट था जो पंचकुला में बन रहा था, लेकिन अब है सिटी फॉरेस्ट, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिटी फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? मुरथल में बन रहा है। लगभग 116 एकड़ सिटी पार्क बन रहा है, फॉरेस्ट सिटी पार्क बन रहा है। लेकिन अगर दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट पूछा जाए तो पंचकुला आंसर आएगा, और सिटी फॉरेस्ट पूछा जाए तो मुरथल आंसर आएगा। ऑप्शन में सोनीपत भी आ सकता है, तो आप अगर सोनीपत आ जाए मुरथल की जगह तो सोनीपत मार्क कर सकते हो आप। अगर मुरथल आंसर में तो मुरथल ही मार्क करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सिटी फॉरेस्ट मुरथल और हर्बल फॉरेस्ट, और वो भी दुनिया का पहला तो पंचकुला। जल ही जीवन योजना 27 मई 2019 से हरियाणा के कितने खंडों में लागू हुई? तो जल ही जीवन योजना, जिसके तहत मैंने आपको बताया भी था मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जाएगा, जल संरक्षण के लिए अरहर और मक्का पर जोर दिया जाएगा। तो ये लगभग स्टार्टिंग में हरियाणा के कितने खंडों में लागू हुई थी ये बताना है हमें, तो इसका आंसर होगा 8 खंडों में। अब देखिए, आज मैंने आपको जो एनिमल हस्बेंड्री की जो योजनाएं थी मेन इम्पोर्टेंट उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, उनकी डेट, उनसे रिलेटेड डिटेल्स कि वो कब लागू हुई, कहाँ लागू हुई और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हर चीज़ मैंने आपको आज बता दी है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एक तो, और आपको आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए। आपको थ्योरी चाहिए, क्वेश्चंस की फॉर्म में चाहिए, या फिर पहले थ्योरी और बाद में क्वेश्चंस करा दूं, या फिर किसी बच्चे को थ्योरी याद नहीं रहती है तो मैं उसी थ्योरी को आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करा दूं, ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहे। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एंड में बता के जाना है अभी कि किसको किस टाइप से चाहिए, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, साथ में मैंने पूरे इंडिया के अगर कोई CGL CHSL की तैयारी भी कर रहा है हरियाणा के साथ साथ, तो वो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2020 के कंप्लीट करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, अब अदरवाइज आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा। और उसके साथ ही मैंने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी कराए हैं, क्योंकि CGL CHSL और SSC में तो आते ही हैं बुक्स एंड ऑथर्स। पिछली बार जो सितंबर में 21, 22, 23 को एग्जाम हुआ था क्लर्क का, उसमें भी एक ही शिफ्ट में 2 बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। जिसको लिंक ना मिले मांग लेना, ओके। और पुरस्कार और सम्मान की वीडियो भी बनी है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल नोटिफिकेशन।